नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2014 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यह परीक्षा 23 फरवरी 2014 को संपन्न हुई थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से 3 स्टेटमेंट जो है सही है और एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। उसी को हमें पहचानना है। पहला है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। दूसरा है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। तीसरा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और चौथा स्टेटमेंट है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो आइए पहले इसके सही स्टेटमेंट को हम लोग पहचानते हैं। पहला है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जीन्स के रूप में जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतानों में ट्रांसमिट होते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं। तो ये कथन पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। दूसरा स्टेटमेंट भी सत्य है, क्योंकि विकास में प्राणी और उसका पर्यावरण दोनों शामिल होता है। दोनों की अंतरक्रिया आवश्यक होती है, किसी एक की अवहेलना नहीं की जा सकती है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है। डी स्टेटमेंट है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सत्य है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन है। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, साहचर्य का नियम है। लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य का नियम है। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी। तो दोस्तों इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। साहचर्य के नियम से तीनों समानता रखते हैं, समानता भी, समीपता भी और वैषम्य भी। तीसरा प्रश्न है, एक परिभाषा दी गई है, स्टेटमेंट है, और इसे हमें पहचानना है। गेट्स महोदय की परिभाषा है, और इसे हमें पहचानना है कि ये किस वर्ग से संबंधित, यानी किस से संबंधित परिभाषा है। अप्रेरणा की परिभाषा है, समायोजन की परिभाषा है, सीखने की परिभाषा है, या चिंतन की परिभाषा है। और इसी को हम खाली जगह में हमें भरना रहेगा। तो देख लेते हैं क्या है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही। तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया, सी कथन जो दिया गया, सीखना, सी विकल्प जो दिया गया, सीखना, कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। जो जितने भी लर्निंग या जो लर्निंग का मेन कॉन्सेप्ट ही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन। जब भी बच्चा या व्यक्ति कुछ सीखता है, हम कुछ सीखते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। सपोज उदाहरण लीजिए, जैसे छोटा शिशु है, छोटा बच्चा है, बालक है, अगर वह दूसरों को अभिवादन करना सीखता है, तो कहीं ना कहीं उस पहले वो उसके व्यवहार में ये चीज़ नहीं थी कि बड़ों को देखकर हमें पैर छूना है या अभिवादन करना है, लेकिन अब वो सीख गया तो वो उस चीज़ को कर रहा है। तो ये गेट्स की परिभाषा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या सीखना है। अगला प्रश्न है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, यानी अपने आप से प्रेम करने को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो दोस्तों जो अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रायड महोदय। फ्रायड ने, जिन्हें मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस का फादर भी कहा जाता है, ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना, यानी स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किया था। और नार्सिसिज्म का अर्थ होता है अपने आप प्रेम करने की प्रवृत्ति। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक एक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर पर होती है। एक अगला प्रश्न जो है,
पांचवा कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। रिक्त स्थान है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला क्षेत्र, दूसरा मौसम, तीसरा वातावरण और चौथा जलवायु। अब ये बुद्धि से संबंधित प्रश्न है। इंटेलिजेंस से प्रश्न दिया गया कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में जो तीसरा विकल्प है वातावरण, यह बिल्कुल सही विकल्प होगा कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि तो एक जन्मजात होती है, यानी बुद्धि जन्मजात होती है और उसको जो है बुद्धि का सही विकास जो है उसके लिए वातावरण अनिवार्य होता है। अगर व्यक्ति चाहे जितने अच्छे परिवार का बच्चा उत्पन्न हुआ हो, उसके अंदर चाहे जितनी अच्छी बुद्धि IQ लेवल ठीक हुई हो, लेकिन अगर उसे जो है सही वातावरण नहीं मिला, चाहे सामाजिक वातावरण या भौतिक वातावरण हो, तो कहीं ना कहीं उसका विकास प्रभावित हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं मॉर्स एवं विंगो, इन्होंने कहा कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल होता है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होता है बुद्धि का मनुष्य के। तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए उसका वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों आवश्यक होते हैं, दोनों अंतरक्रिया का ही परिणाम होते हैं। या हम एक शब्द में कह सकते हैं विकास जो है मनुष्य के वातावरण और उसकी जन्मजात विशेषताओं का क्या है? अंतरक्रिया है। अगला प्रश्न इंट्रैक्शंस है, यानी दोनों की आवश्यकता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक विचलन का मान कहते हैं, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं, सहसंबंधित प्रतिनिधि का मान कहते हैं या समूहज प्रतिनिधि का मान कहते हैं। दोस्तों जो यूपी टेट का सिलेबस उसमें डायरेक्टली तो जो है स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्न पत्र की प्रवृत्ति देखने से लगता है कि कुछ ना कुछ प्रश्न स्टैटिस्टिक्स से भी पूछ लिए जाते हैं जो सामान्य अवधारणाएं हैं। इसमें दिया गया कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले माप को कहा जाता है केंद्रवर्ती प्रवृत्ति की, वहाँ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अगर पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करता है तो वो सेंट्रल टेंडेंसी होता है, इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि आते हैं, मीन, मीडियन और मोड आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, दूसरा वे हमेशा सफल होते हैं, तीसरा वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं और चौथा वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रश्न जो है अभिप्रेरणा से है। तो इसका जो पहले सही स्टेटमेंट है उसको जान लेते हैं कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, जो आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे होते हैं। अब प्रेरणा को मोशन कहा जाता है। मोशन के अंतर्गत व्यक्ति जो है अप्रेरित होकर के कार्य करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा एक तो बाह्य होती है, एक आंतरिक होती है। बाह्य प्रेरणा जैसे किसी भौतिक वस्तु को देख करके, किसी लालच में, किसी वस्तु को पाने की लालसा से, भौतिक वस्तु कोई वस्तु है और बच्चे लगता है कि अगर हम ये कार्य कर लेंगे तो ये सामान हमें मिल जाएगा, तो ये तो हो गया कि हाँ ये जो है बाह्य प्रेरणा है। जो आंतरिक प्रेरणा होती है व्यक्ति को अंदर से स्वयं जो है सक्रिय होकर के कार्य करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है प्रेरित करती है। तो पहला ऑप्शन है जैसे कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। अगर आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे होते हैं वे चुनौती रूप को स्वीकार करते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका आंतरिक रूप से जब प्रेरित होते हैं तो उन्हें थकान की अनुभव नहीं होता, उन्हें अपने कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि मेन उनका लक्ष्य होता है, मेन उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और अगला स्टेटमेंट है कि वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सत्य कथन है।
लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है कि वे हमेशा सफल होते हैं, यह स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि आंतरिक अप्रेरित बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वे हमेशा सफल ही हों। हाँ, लेकिन वे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है पूर्ण मनोयोग और ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह बालक आंतरिक रूप से अप्रेरित होता है, और इस तरह के बालक में प्राय चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने, कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बालक हमेशा सफल हो जाए। अगला प्रश्न है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्यपांत अध्ययन करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्लेटो का कथन है, अरस्तु का कथन है, रूसो का कथन है और रॉस का कथन है। दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट दिया गया कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यह रूसो का कथन है। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक हैं और इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। इनके कथन का कहने का मतलब है कि शिक्षक को पहले बालक को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके आधार पर ही जो है अगर हम बालक को समझ गए, तब हम जो है शिक्षा सीखना जो बच्चों को सिखाना जो होगा, वो तभी सफल हो सकता है। और इन्हें बाल मनोविज्ञान जो है कहीं न कहीं जो शिक्षा में बाल केंद्रित अवधारणा है, वो रूसो के विचारों से ही प्रेरित है। रूसो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक एमिल है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है, अभिभावक का है, या अध्यापक का है, या प्रशासन का है? तो दोस्तों, देखा जाए तो ये 8वां और 9वां क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हैं। अ, इसमें 8वें प्रश्न में कहा गया कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका? बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, या प्रशासक का है? तो दोस्तों, इसका सही कथन पहला है कि बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। पहले तो शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक जो है बच्चों को जो कुछ भी बताते थे, सिखाते थे, उसे बच्चे ग्रहण कर लेते थे। लेकिन कहीं न कहीं जो भी केंद्र में रहता था, वो शिक्षक रहता था। बालक की रुचि, अभिरुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें शिक्षा, शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। 10वां प्रश्न है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति कहलाती? आगमन पद्धति, इंडक्टिव या निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड, या दोनों कहलाती? यानी आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जब हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं तो इसमें निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें पहले क्या किया जाए, निगमनात्मक पद्धति इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, यानी सबसे पहले नियम या उदाहरण बता दिया जाता है और उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। तो ये कहलाती है निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। जैसे एक सामान्य सा नियम या स्टेटमेंट बता दिया जाए कि बच्चों, कांच की वस्तु अगर कोई भी होगी नीचे गिर जाएगी तो टूट जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि देखिए ये, अब उदाहरण दे सकते हैं कि देखो ये कांच का गिलास टूट गया। देखो अगर इस कांच का अलग अलग पात्रों को दिखा करके उदाहरण दे करके हम समझा सकते हैं कि देखो वस्तुएं गिर जाती हैं, गिरने पर टूट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामान्य स्टेटमेंट एक बताया गया और फिर उससे विशिष्ट प्रकार के अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, तो ये निगमनात्मक का उदाहरण होगा। जैसे हम क्लास में जाएं और एक उदाहरण बोर्ड पे लिख एक सूत्र बोर्ड पर लिख दें कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और दे दें कि बच्चों ये लाभ का सूत्र होता है, और इस पर हम 4-5 क्वेश्चन बच्चों को दे दें करने को। कहेंगे लाभ, देखिए ये प्रश्न है, इसमें जो है विक्रय मूल्य इतना दिया गया, क्रय मूल्य इतना दिया गया है। अब आप जो है इसका ये प्रश्न हल करिए। 4-5 प्रश्न दे दिया। तो ये हमने निगमनात्मक टेक्निक अपनाई पढ़ाने की। आगमनात्मक में क्या होता है कि हम जो है
पहले जो है विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं, उदाहरणों से फिर उसमें एक सामान्य सी बात जानने का प्रयास करते हैं और वही उसका क्या हो जाता है नियम बन जाता है। यानी उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। आगमनात्मक में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और निगमनात्मक में नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। जैसे हम बच्चों को दिखाएँ कि देखो बच्चों, ये काँच का गिलास है, हम मेज़ से गिरा दें, कहें देखो ये टूट गया। या बता सकते हैं कि देखिए कोई भी काँच का जैसे जग टूट गया, काँच का गिलास टूट गया, काँच का बर्तन टूट गया या काँच का बना हुआ कोई भी तो बच्चे उसमें एक सामान्य सी बात निकालें कि काँच की बनी हुई कोई भी चीज़ सामान्य क्या होती है, टूट जाती है। तो यह जो है आगमनात्मक पद्धति का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो दोस्तों, बाल्यावस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है सामूहिकता की भावना। बालकों में सामूहिकता बाल्यावस्था, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं उसमें जो है शैशवावस्था आती है। एक तो मोटे तौर पर मुख्य रूप से जो पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, दूसरी अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है और तीसरी अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। तो जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था मानी जाती है और 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था मानी जाती है और 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था मानी जाती है। तो सामूहिकता की भावना जो है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है। और इस अवस्था में जो है सामूहिक भावना की प्रबलता होती है बच्चे में से जो है और आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। बच्चे कुछ कार्य को अपने जो शैशवावस्था में शिशु जो होता है पूरी तरह से जो है दूसरों पर निर्भर होता है, अपने माता-पिता, घर के परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होता है। लेकिन अब बाल्यावस्था में बच्चे स्वयं से अपना कुछ कार्य करना, कपड़े पहनना या दैनिक कार्यों को स्वयं करने में सक्षम होने लगते हैं और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। वो तर्क करना और तरह-तरह के प्रश्न करने में रुचि लेते हैं। शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अ, शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। अब कहीं न कहीं बाल्यावस्था में उसकी स्थिरता आ जाती है और रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं बच्चे। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और रुचियों में परिवर्तन देखे गए हैं। जो परनिर्भरता की भावना पहला ऑप्शन दिया गया है कि परनिर्भरता की भावना जो वो परनिर्भरता की भावना जो होती है वो बाल्यावस्था की विशेषता ना होकर शैशवावस्था की विशेषता होती है। और जो धार्मिकता की भावना होती है वो देखा जाए तो ये किशोरावस्था की एक विशेषता मानी जाती है। जो है किशोरावस्था में बच्चे किसी न किसी धार्मिक समूह का सदस्य बनने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो जो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता होती है ये सारी विशेषताएं प्रकट होती हैं और किशोरावस्था में अनेक प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणामस्वरूप सांवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है और प्रतिकूल पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, व्यवसाय की समस्या हो सकती है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन हो सकता है, सामाजिक परंपराएं आदि हो सकती हैं। इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक में स्टैनले हॉल उन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है क्योंकि इस अवस्था में संवेग, भाव, आवेग किशोर के अंदर तीव्र रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आईक्यू से संबंधित है कि 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं? ऑप्शन दिए गए मूर्ख, सामान्य बुद्धि, मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली। तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू 140 से अधिक होती है। एक मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन। टर्मन ने 1916 में एक बुद्धिलब्धि सारणी प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा गया था। 1916 में टर्मन ने जो बुद्धिलब्धि की सारणी प्रस्तुत की थी, आइए उसको देख लेते हैं कि उन्होंने किस बुद्धिलब्धि
के बालक को किस वर्ग में रखा है? जिस बालक की बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है, वह प्रतिभाशाली माना जाता है। और जो प्रश्न दिया गया वो इसी से संबंधित है, जैसे इसमें 140 से अधिक बुद्धिलब्धि पूछा गया था। और 121 से 130 आईक्यू जिस बच्चे की होती है, वह प्रखर बुद्धि का माना जाता है। या और 111 से 120 बुद्धि वाला बच्चा तीव्र बुद्धि का माना जाता है। 91 से 110 बुद्धिलब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि का माना जाता है। 81 से 90 के मध्य जिनकी बुद्धिलब्धि होती है, वो मंद बुद्धि के माने जाते हैं। 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि के बच्चे माने जाते हैं। दोस्तों, आईक्यू जो होता है, बुद्धिलब्धि, यह मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दोनों का अनुपात होता है और अनुपात निकाल के 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो बच्चे या व्यक्ति विशेष की हमें आईक्यू का पता चल जाता है। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का है। एक परिभाषा दी गई है और इसे हमें पहचानना है कि किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन दिए गए क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस, स्किनर। तो दोस्तों, ये परिभाषा जो है ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको हमें ध्यान में रखना है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। देखा जाए तो जो सृजनशीलता क्रिएटिविटी होती है, इसमें कोई भी विचार हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी सृजन का कार्य हो सकता है। ये कहीं न कहीं मौलिक होता है, यूनिक होता है। तो सृजनशीलता जो है मौलिकता की ओर जो है इशारा करता है। अगला प्रश्न है कि प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? ऑप्शन दिए गए थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, मैकडूगल ने, पावलोव ने। दोस्तों, प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। और थॉर्नडाइक के जो सीखने का सिद्धांत है, प्रयास और भूल, ट्रायल एंड एरर के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि किसी कार्य को करने में जो त्रुटियां गलती करते हैं और अनेक बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या या गलतियों की संख्या कम होती जाती है। यानी शुरुआत में गलतियां अधिक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे गलतियां कम हो जाती है और हम उस बात को सीख लेते हैं। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रमुख प्रयोग जो है एक भूखी बिल्ली पर किया था। और कोहलर कोहलर जो है, इन्होंने जो है कोहलर ने संज्ञानात्मक बुद्धि के क्षेत्र में कार्य किया और इन्होंने जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। और जो है पावलोव और थॉर्नडाइक जो कि व्यवहारवादी थे, उनके सिद्धांतों का खंडन किया। कोहलर का मानना था कि व्यक्ति या बच्चा सूझ से सीखता है। सूझ सीखने में सूझ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें बुद्धि और वातावरण जैसी परिस्थितियां जो होती हैं वो प्रभावी भूमिका निभाती हैं। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया और इनका प्रमुख प्रयोग जो है कुत्ते पर प्रयोग था। और इन्होंने अपने प्रयोग में जो है पहले कुत्ते को जो है भोजन दिया तो देखा कि स्वाभाविक रूप से लार आ जाती है। फिर घंटी दिया गया, केवल घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई लार नहीं आए। लेकिन इन्होंने देखा कि जब घंटी के साथ जो है भोजन दिया जाता है तो लार आ जाती है। और बाद में जब देखा गया अगर घंटी ही केवल बजा दी जाए तब भी लार आ जाती है। इसमें दिया गया मैकडूगल विकल्प में, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बच्चों के अंदर या व्यक्ति के अंदर बताई हैं। अगला क्वेश्चन जो है सीखने के पठार से संबंधित प्रश्न है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सॉरी। ऑप्शन दिए गए हैं, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। बी, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। सी, उसे दंडित करना चाहिए या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो सीखने के जो पठार होते हैं उसके निराकरण के लिए एक तो हमें सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है।
और इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी कथन सही है। लेकिन तीसरा कथन कि उसे दंडित करना चाहिए, यह सत्य नहीं है। सीखने का पठार क्या होता है? सीखने में पठार जो है सीखने में औन्नत्य को दिखाता है। दोस्तों होता है क्या, अध्ययन करते समय या पढ़ाई करते समय एक ऐसी स्थिति आती है, कुछ सीखते समय एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके आगे सीखना संभव नहीं होता है। और पठार जो होता है एक प्रकार की अस्थायी रुकावट होती है। अर्थात जब अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता रुचि नहीं लेता है या थक जाता है तो अधिगम पठार आ जाता है। अधिगम पठार के निराकरण के लिए अधिगमकर्ता को जो सीख रहा है उसको प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिगम के अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए और अधिगम में पठार के कारणों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन दंड का तो कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न जो है ये सीखने के वक्र रेखा से संबंधित है। प्रश्न दिया गया है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए उन्नतोदर वक्र कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं, नतोदर वक्र कॉनकेव कर्व कहते हैं, मिश्रित वक्र रेखा कहते हैं कि यह वक्र रेखा नहीं होती है। दोस्तों जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति जो है तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है उसे उन्नतोदर वक्र कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। और नतोदर वक्र एक बनता है। फिर मिश्रित वक्र जो होता है वो कॉन्वेक्स उन्नतोदर और नतोदर दोनों वक्रों का क्या होता है, मिश्रण होता है और मिश्रित वक्र प्रायः ऐसा आकार का बनता है और पठार जो होते हैं वो इसी वक्र में बनते हैं। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। अगला ऑप्शन है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है कि दो व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। यहाँ तक कि ट्विंस या जोड़े व संतानें होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ विषय भिन्नताएं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, ऊंचाई या कद काठी, वजन, बातचीत की करने का तरीका या मानसिक स्तर, रुचि, अभिरुचि, कोई ना कोई जो है उनमें जो है भिन्नता अवश्य होगी। व्यक्तिक विभिन्नता का तात्पर्य होता है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना या दोनों। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है एक तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। इसमें ए और बी दोनों स्टेटमेंट जो हैं सत्य हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालकों की मानसिक क्षमता की वृद्धि करना, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभावों को रोकना ताकि बालक के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो सके और बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके। अगला प्रश्न जो है वो भी जो है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से ही संबंधित है कि निम्नलिखित में से 7 छात्रों के अंक दिए गए हैं, यानी एक सीरीज दी गई उसमें 7 छात्रों के अंक हैं। अंक दिए गए 40, 38, 36, 50, 51, 54 और 23। इसकी माध्यिका निकालनी थी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी अंक या दिए जाते हैं, जो भी नंबर्स हमें दिए जाते हैं उनको पहले हम आरोही क्रम में रख लेते हैं, सजा लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि माध्यिका निकालने के एक सूत्र होता है n+1 n+1 बटे 2। तो n क्या होता है? n जो है जितने श्रेणी में जितने अंक होते हैं उनकी संख्या होती है, उनको संख्या देते जाते हैं। जैसे हमने इनको जो है आरोही क्रम में ले लिया तो अब इनको एक नंबर देते गए। 23 को एक नंबर पर रख दिया, 36 को दूसरे नंबर पर रख दिया, 38 को तीसरे नंबर पर, 40 को चौथे नंबर पर, 50 को पाँचवें नंबर पर, 51 को। और फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने अंक हैं। हमने देखा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं और प्रश्न में भी दिया गया कि 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। अब 7 हम देख रहे हैं कि ये एक विषम संख्या, जब विषम संख्या होती है तो उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। तो n यानी n की संख्या 7 है, 7 में हम 1 ऐड कर दिया तो 8 हो गया और 8 को अब 2 से हम भाग करते हैं।
जब 8 से हम 2 को भाग किए तो हो गया 2 चौके 8 4। अब चौथा जो श्रेणी का जो अ, चौथे नंबर पे जो श्रेणी का अंक आएगा वही जो है उसकी माध्यिका होगी। तो अब देख लेते हैं। पहले नंबर पे 23 है, दूसरे पे 36 है, तीसरे पे 38 है और चौथे नंबर पर 40 है। तो दोस्तों इसकी माध्यिका क्या होगी? 40 होगी। अगला प्रश्न है कि रुचि का संबंध किससे है? योग्यता से या अवधान से या योग्यता और अवधान दोनों से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रुचि का संबंध जो होता है अवधान से होता है। मनोवैज्ञानिक एक में क्रो और क्रो उन्होंने रुचि की परिभाषा देते हुए कहा है कि रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि का संबंध अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए प्रेरणा कहते हैं, भग्नाशा कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं या चिंता कहते हैं। तो दोस्तों सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का हम अन्य परिस्थितियों में जो उपयोग करते हैं उसको सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और यह जैसे धनात्मक हो सकता है स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण हो सकता है या शून्य स्थानांतरण भी हो सकता है। जैसे सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना को अधिगम का स्थानांतरण है, सीखने के स्थानांतरण कहते हैं। ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक या शून्य स्थानांतरण भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं कि उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पावलॉव द्वारा जो अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो सीखने का प्रथम सोपान होता है वो उत्तेजना होता है। यानी पहले उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में यह व्यवहार का रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न है कि स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृत की एक परिभाषा दी गई है, स्टेटमेंट है कि स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। दोस्तों ये वुडवर्थ की परिभाषा है। वुडवर्थ ने कहा था कि स्मृत सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। ये फैक्ट है तो इसको हमें दिमाग में याद रखना है, लर्न रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? प्रश्न ऑप्शन है उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ए या बी, ए और बी। तो दोस्तों जो ये दशा या दशाएं जो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक स्थिति नहीं होती हैं वह उद्दीपन की स्थिति है। उद्दीपन की स्थिति जो है आंतरिक दशा नहीं है बल्कि आवश्यकता तो आंतरिक दशा होती है। तो इसमें उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की बाह्य दशा है जबकि आवश्यकता ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा होती है। अगर आवश्यकता है तो हम आंतरिक रूप से बिना थके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहते हैं। जैसे जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित हैं कि हमें टेट निकालना है, सीटेट निकालना है, कोई परीक्षा निकालनी है, तो हमें बिना थकान लगे हम लगातार अध्ययन करते जाएंगे और परीक्षा के दिनों में तो और भी जो है जो थकावट का आभास नहीं होता है। अगला है कि संवेग की उत्पत्ति से होती है, यानी संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन दिए गए हैं आदत से होती है, शारीरिक विकास से होती है, मूल प्रवृत्ति से होती है या संप्रत्यय के निर्माण से होती है। इसमें ऑप्शन में जो संवेगों की उत्पत्ति होती है, संवेग को पहले जान लेते हैं होता क्या है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन। और इमोशन में दो शब्द आए, एक आया ई और दूसरा आया मोशन। ई का अर्थ होता आंतरिक और मोशन का अर्थ होता है गति देना, यानी आंतरिक भावों को गति देना ही क्या है? संवेग कहलाता है। और जो प्रायः संवेग होते हैं वो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है। एक मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की एक सूची बताई। प्रश्न आता है कि मैकडूगल ने कितने, वैसे देखा जाए मूल प्रवृत्तियों की संख्या बहुत है लेकिन यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है। दोस्तों मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं।
मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है और इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है। अर्थात मूल प्रवृत्तियों में ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है जिससे संवेग की उत्पत्ति होती है। मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई उसमें भय, फियर, घृणा, डिसगस्ट, क्रोध, एंगर, वात्सल्य, टेंडर, करुणा व दुख, डिस्ट्रेस, आश्चर्य, वंडर, भूख, हंगर, आत्माभिमान, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, आत्माभिमान में नेगेटिव सेल्फ फीलिंग भी आता है, कामुकता, लस्ट, एकाकीपन, लॉन्लीनेस, कृतिभाव, क्रिएटिवनेस, अधिकार भावना, फीलिंग ऑफ ओनरशिप, आमोद, अम्यूजमेंट। अगला प्रश्न है कि अप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ऑप्शन है संवेग, भावना, आवश्यकता, प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, अप्रेरणा के लिए आवश्यकता शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, नीड थियरी दिया। उन्होंने आवश्यकता को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। और मैकडूगल ने कहा कि व्यक्ति की पहले शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं होती हैं, फिर सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकताएं आती हैं और लास्ट में आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं आती हैं। तो अप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है और माना जाता है कि आवश्यकता अंतर्नोद को उत्पन्न करती है। अंतर्नोद एक प्रकार का तनाव होता है जो कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मैस्लो के अनुसार अप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति प्रेरित होता है। आवश्यकता एवं अप्रेरणा एक दूसरे के पूरक का कार्य करते हैं, इसलिए अप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा दिया जाता है। 28 नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, यानी शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर हो। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर दिया जाए, या विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर दिया जाए, या फिर उपरोक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए। तो दोस्तों, विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को इन सभी विधियों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षण भी सरल से जटिल की ओर हो, विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर दिया जाए, विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्यय अंतरण का अवसर दिया जाए, जो उनके अंदर प्रत्यय कॉन्सेप्ट बन गया उसको वो अंतरण कर सकें, दूसरी जगह अप्लाई कर सकें, और सौहार्दपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। समायोजन की भावना का विकास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। एक चिंतन से संबंधित स्टेटमेंट है। ये किस मनोवैज्ञानिक के पूछा गया कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो उसने रॉस का कथन है। रॉस ने कहा था कि चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, बच्चों में कल्पना के विकास के लिए उनको ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना सही है, कहानी सुनाना, रचनात्मक कार्यों को करना, सामाजिकरण जैसी क्रियाएं, सभी क्रियाएं संपादित होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों, ये था जो प्रश्न पत्र जो बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित था, शिक्षण शास्त्र से, उसका जो है हल व्याख्या सहित। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी प्रकार जो है हमसे जुड़े रहिए। इजी वे लर्निंग चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का प्यार आप लोग हम पर बनाए रहें। अच्छी अच्छी शिक्षण सामग्री आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।